तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र मिडिएवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत को टोटल 5 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश कहते हैं इसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग इसका सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, बस घटना चक्र में जितने भी MCQ दिए हुए हैं इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तुगलक वंश। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कहने का अर्थ है कि तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान बनता है या फिर तुगलक वंश का जो भी व्यक्ति स्थापना करता है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही सेना अध्यक्ष होता है। वो कौन रहता है? तो वो हम सभी को पता है, वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाजी मलिक होता है और गाजी मलिक को ही गियासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष होता है गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है और यही जो है वो तुगलक वंश का स्थापना करता है। ठीक है, इससे संबंधित इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक जो होता है वही तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था। तो ये जो गियासुद्दीन तुगलक है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष होता है और वो अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे जो अभियान हुए थे उस अभियान में ये लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था। आगे देखिए, उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको? तो आपका गियासुद्दीन तुगलक को, जिसको हम लोग गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। इसको मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। 29 गो जो है युद्ध जीता था मंगोलों से। कौन? तो आपका गियासुद्दीन तुगलक। ऐसा किसका कहना है? तो वो इब्न बतूता का कहना है। आगे देखिए, इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा देखिए, गियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा इब्न बतूता का कहना है कि उसने 29 अवसरों पर मंगोलों के खिलाफ युद्ध जीता था और उसको भारत में प्रवेश करने से रोका था और उसको बाहर खदेड़ दिया था, इसलिए उसको गाजी मलिक का उपाधि मिला हुआ था। आगे देख लीजिए, खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो एक व्यक्ति होता है खुसरो शाह, उसको वो समाप्त कर देता है यानी उसको मार डालता है और उसके बाद वो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बनता है। तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को वो क्या बनता है? सुल्तान बनता है। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था। तो गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था। इसके अलावा गाजी मलिक भी था। तो ये सभी नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही गियासुद्दीन तुगलक का ही है। आगे देख लीजिए, इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। तो तुगलक वंश तुगलक के कारण ही कहलाता है। आगे देख लीजिए, एक ना तुगलक वंश में एक राजा होता है जिसका शासक होता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी इम्पोर्टेंट था। और एक आपका है गियासुद्दीन तुगलक जो कि इसका फाउंडर होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो हम सभी को पता है ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन ये मंगोलों को खदेड़ देने के उपरांत ये इसको उपाधि मिला था गाजी मलिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कृषि को
समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कृषि को समुन्नत करने के लिए यानी कृषि को और भी बेहतर करने के लिए नहर खुदवाया था, कैनाल बनवाया था। कब? तो 14वीं शताब्दी में, यानी कि 14th सेंचुरी AD में। तो ऐसा करने वाला पहला शासक कौन था? तो हम सभी को पता है वो आपका तुगलक वंश का शासक गियासुद्दीन तुगलक होता है। ठीक है ना। बलबन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, ये तीनों जो है वो आपका गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश से संबंधित है। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का राजा, ये फाउंडर होता है। और ये जो है वो कृषि को बेहतर करने के लिए 14वीं शताब्दी में क्या करता है, वो सिंचाई के लिए क्या बनवाता है, नहर वगैरह खुदवाता है। ठीक है ना। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। गियासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए थे। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पूरा जो को उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गियासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर 1/5 से लेकर 1/3 कर दिया। तो 1/5 से घटाकर 1/3 कर दिया भू राजस्व का दर। तथा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गियासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा होता है, शासक होता है। बाजार नियंत्रण पहला शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन नहर वहर बनवाना, सिंचाई के लिए बेहतर काम करना, वो आपका गियासुद्दीन तुगलक होता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में जो है वो राज्य किया था? तो ऐसा कौन होता है जो सबसे अधिक समय तक वो शासन करता है? तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुगलक वंश, ये सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करता है। अगर हम लोग तुगलक वंश का देखें, अच्छा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 5 वंश हैं। पहला है आपका गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा है आपका खिलजी वंश। तीसरा है आपका तुगलक वंश। चौथा है आपका सैयद वंश और पांचवा है आपका लोधी वंश। लोधी वंश के बाद ये डिक्लाइन करता है तब आपका मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग गुलाम वंश की बात करें तो आपका 1200 से लेकर 1290 तक रहता है। 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर आपका 1320 तक रहता है। ठीक है, 1320 तक रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए तुगलक वंश आता है, वो आपका 1320 से लेकर वो आपका 1412 तक रहता है। कौन? तो तुगलक वंश रहता है। तुगलक वंश के बाद देखिए 1412 तक रहता है। इसके बाद देखिए 1414 से लेकर 1451 तक आपका सैयद वंश रहता है। उसके बाद लोधी वंश आ जाता है 1451 से लेकर 1526 तक, जब तक पानीपत का युद्ध नहीं होता है तब तक। तो देख लीजिए यहाँ पे एक है 1206 से लेकर 1290, एक है 1290 से लेकर 1320, फिर है 1320 से लेकर 1400 आपका 1412 तक। तो मतलब सबसे लंबा समय तक यही शासन किया। फिर है 1414 से लेकर 1451, फिर है 1451 से लेकर 1526। तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंशी शासन करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो दिल्ली सल्तनत का एक राजा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का फाउंडर रहता है आपका गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे राजा आते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट राजा देखते हैं, तो वो रहता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम लोग जानते हैं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ही मतलब कि पढ़ा लिखा रहता है। उसको अलग अलग चीज़ों का उसको क्या रहता है, नॉलेज रहता है अलग अलग चीज़ों का। वो खगोल शास्त्री भी था, वो आयुर्विज्ञान में भी उसको रुचि था, गणित में भी रुचि था। आगे देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक शासक रहता है, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। तो दिल्ली सल्तनत का जितना भी राजा था सब में से पढ़ा लिखा सबसे विद्वान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में क्या था? वो निपुण था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये आपका जेपीएससी 2003 में पूछा था और सेम यही क्वेश्चन यूपी स्पेशल 2004 में पूछा था। सेम, कुछ भी एक भी चेंज नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि अमीर ए कोही
एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही। तो हम लोग सभी को पता है अमीर ए कोही जो है वो किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है ना। अब आगे देखिए। तो देखिए अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है वो एक नया विभाग बनवाता है। यहाँ देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की रचना किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है देखो गियासुद्दीन तुगलक ये भी कृषि काम में बहुत ही योगदान देता है, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी कृषि काम के लिए बहुत ही योगदान देता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि वो कृषि में उन्नति करने के लिए एक विभाग बनाता है जिसका नाम वो दीवान ए आमिर ए कोही रखता है। तो दीवान ए आमिर ए कोही की स्थापना वो करता है एक नया विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो एक विभाग बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया दीवान ए आमिर ए कोही। इस डिपार्टमेंट का काम ये था कि जो किसान है किसानों को अधिक से अधिक भूमि प्रदान करना है। आगे देख लीजिए 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया है। भूमि पर कृषि सुधार किए गए हैं और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर करके विभिन्न फसलों की बुआई होती है। पहले कभी खरीफ फसल, फिर जायद फसल, फिर रबी फसल, इस तरह कर करके टाइम टाइम पे बोया जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो इल्तुतमिश बर्बर नहीं बल्कि वो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, हम सभी को पता है। और मोहम्मद बिन तुगलक एक कृषि विभाग का एक नया बनाता ही है, क्या एक नया विभाग बनाता है कृषि विभाग के लिए, और उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए आमिर ए कोही। तो दीवान ए आमिर ए कोही, तो दीवान ए आमिर ए कोही ये बनाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान ए कोही भी बोलते हैं इसको, और इसको दीवान ए आमिर ए कोही, तो दीवान ए आमिर ए कोही भी इसको बोला जाता है। कृषि विभाग था ये, मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो दिल्ली से कहाँ ले गया? तो आपका दौलताबाद ले गया, दौलताबाद। और यही अबर विशाल सर जब हम लोग 8 सितंबर को जेपीएससी मेंस एडवांस कोर्स स्टार्ट हुआ तो उस दिन विशाल सर पूछे थे कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन है, जो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है, पहला सुल्तान जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में से सबसे महत्वपूर्ण ये काम था कि राजधानी को वो दिल्ली से दौलताबाद बोले तो देवगिरी ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए थे। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। तो एक ये रीज़न था कि वो जो है दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? तो आपका दौलताबाद देवगिरी में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल से। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने समय में क्या करता है? बहुत सारा सिक्के चलवाता है और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित करता है, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही थी। तो वो देखो मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में अलग अलग तरह का कॉइन्स यानी कि सिक्का चलवाता है, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था उसके सभी कामों में से बहुत ही यूनिक था। आगे देख लीजिए। बर्नी के कथा अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी।
ईरान में गाय खातू या फिर गे खातू के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। ऐसा बोला जाता है कि वो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सांकेतिक मुद्रा वो इसलिए चलवाया था क्योंकि उसके समय में भारत में क्या हो गया था, चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए चांदी वगैरह का सिक्के नहीं चलवा पाया था, तो वो सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। ठीक ना, एक ये भी बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक होता है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था। वो क्या किया कि वो ना मिश्रित कांसे का सिक्का बनवाया सांकेतिक, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर था। ठीक ना, ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कथन भी है और कारण भी है। कथन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। आगे देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है सी, मतलब ऑप्शन नंबर ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ये क्या है क्या नहीं है इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता यानी कि जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, उसके द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था सोना का, उस सोने के सिक्के को इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था उसके द्वारा क्या कहा गया, दिनार कहा गया। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना सैन्य शक्ति में यानी कि मिलिट्री पावर में और भी इन्हांस करने के लिए और भी अभिवृद्धि करने के लिए तांबे के सिक्के, तो जो आपका तांबा है, जो कॉपर है, तो कॉपर का जो कॉइन्स है, कॉइन्स की तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है ना, ये जारी करना चाहता था, ना कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अच्छा, सिंपल समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी सैन्य शक्तियों में वृद्धि करने के लिए क्या करता है, वो तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कथन और कारण दोनों हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। प्रतीक मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कारण में कौन सही है कौन गलत है देख लीजिए। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कैसे है वो देख लीजिए। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारा काम करता है, लेकिन बहुत सारे कामों में से ना उसका 5 गो काम उसका बहुत ही ज़्यादा फेमस था। 5 गो काम वो कौन कौन सा था वो देख लीजिए। पहला 5 गो काम कौन कौन सा था वो देख लीजिए। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। देखो, हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका 50% यानी कि 1/2 भाग जो है वो मतलब कि भूमि कर लगा दिया था उपज का। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी लगाया था, लेकिन वो दोआब वाले क्षेत्रों में लगाया था। बाद में विरोध होने पर यह मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्रों में कर की वृद्धि को हटा भी देता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो बर्नी जो मोहम्मद बिन तुगलक का 5 गो योजना, देखो मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत सारा काम था, लेकिन 5 गो उसके मेन कामों का उल्लेख किया है बर्नी। पहला है दोआब में कर वृद्धि,
दूसरा है देवगिरी यानी कि दौलताबाद को राजधानी बनाना, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करवाना। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का जारी करवाना। चौथा है कि खुरासन पर आक्रमण करना। और पांचवा है कि कराचिल की और अभियान करना। ये 5 गो मेन काम बताया उसका। आगे देख लीजिए, सांकेतिक मुद्रा या फिर जो प्रतीक मुद्रा है, ये योजना पूरी तरीके से असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण ना होना। देखो, उसका जो सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो योजना था वो पूरी तरीके से विफल हो गया। विफल ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सिक्का ढाला जाता था उसके ऊपर राज्य के नियंत्रण नहीं था, इस कारण से ये फेल हुआ। पहला रीजन। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो वो सांकेतिक मुद्रा बनाया, ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए वो क्या कर दिया, सांकेतिक मुद्रा बनाया। अब वो जो सांकेतिक मुद्रा बनाया उसका भी प्राइस चांदी के सिक्के के प्राइस के बराबर कर दिया। अब ऐसे में क्या है, जो लोग जाली सिक्के बहुत सारा बना दिए। पहला बात तो ये, तो सिक्के बनाने पे राज्य का नियंत्रण नहीं था, वो प्राइवेट कंपनियां एक तरह से बनाती थी। अब ऐसे में सभी लोग बना रहे हैं, अब बना लिए जाली सिक्के बना लिए बहुत सारा, और जो टैक्स दे रहे हैं वो जाली सिक्के का दे रहे हैं और असली सिक्का जो वो रख रहे हैं। ठीक ना, तो इस तरह उसका जो नीति था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। मूर देश बोले तो मोरक्को देश एक तरह से मान लीजिए। तो मोरक्को देश या फिर मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो हम सभी को पता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। कौन? तो आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बताया जाता है कि इब्न बतूता 1333 से लेकर 1347 ईस्वी के बीच में मोरक्को मूल का ये अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी में तक वो राजा रहता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आता है। आगे देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को, किसको? तो भैया, तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, क्योंकि देखता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो इब्न बतूता है ना, इसको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, धर्म उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए इसको काजी यानी कि एक तरह से न्याय व्यवस्था के लिए इसको बोल देता है, भैया तुम ही यहाँ पे बैठो, दिल्ली का तुम ही काजी हो, एक तरह से तुम ही ये जज हो और तुम ही यहाँ पे न्याय का फैसला बतलाओगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो हम सभी को पता है ये आपका मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश का निवासी 2 था, एक आपका तारानाथ था, नहीं तारानाथ नहीं था, सुनिए, मोरक्को देश का एक निवासी तो आपका इब्न बतूता था ही। इसके अलावा एक और यात्री रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, रुकिए ज़रा सा, ठीक है ना। तारानाथ जो है वो तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पे आया हुआ था। ठीक है ना, और मार्को पोलो जो है वो इटली के वेनिस शहर से आया था। इब्न बतूता बात करते हैं तो इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करें तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है, और ये आपका कहाँ का रहता है? तो ये आपका रहता है मोरक्को का। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और इब्न बतूता का जो अरबी भाषा में एक किताब लिखा है यात्रा वृत्तांत, उसको बोलते हैं हम लोग रहला। क्या बोलते हैं? रहला। इसके अलावा अरबी लेखक भी है, अरबी लेखक जैसे कि आपका अलबरूनी है, और ये अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और अलबरूनी का एक किताब लिखा हुआ अरबी भाषा में, उसको बोलते हैं किताब उल हिंद, या फिर उसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। ठीक ना, ये हम लोग देखते हैं, ये महमूद गजनी के साथ में भारत आया हुआ था, यहाँ तक हम लोगों को पता है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो हम सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के बारे में बतलाया किसने? तो वो बतलाया आपका इब्न बतूता ने। इब्न बतूता
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 में और उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तानजीर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया हुआ था और इसका जो किताब है, किताब उल रहला, इसकी जो प्रमुख पुस्तक है। रहला भी बोलते हैं, किताब उल रहला भी बोलते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका 65वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। ये बीपीएससी स्पेशल है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नालंदा में। इसको हटाइए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो होली जैसे जो हिंदू पर्व का जो त्यौहार है उसमें सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वह राजा कौन था। तो राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और वो राजा कौन था। सॉरी, दिल्ली, देखो एक राजा था दिल्ली सल्तनत का, वह राजा कौन है जिसके मृत्यु पर एक इतिहासकार ने ऐसा बोला है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वह उन्हें राजा से, ठीक ना। तो राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गया और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। तो ऐसा किसके बारे में बोला जा रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। तागी के नेतृत्व में क्या होता है, गुजरात में एक विद्रोह होता है। सुल्तान समय इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात जाता है। देखिए जब एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद यानी कि देवगिरी में होता है तभी गुजरात में एक विद्रोह हो जाता है तागी के नेतृत्व में। फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए एमबीटी गुजरात जाता है, वहाँ पे तागी पराजित हो जाता है और भागकर सिंध चला जाता है। उसके बाद देखिए, सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना होता है। तागी वहाँ से भाग गया सिंध की ओर। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गुजरात को शांत किया, वहाँ का माहौल। उसके बाद वो भी तागी को मतलब कि समाप्त करने के लिए, उसको मारने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और क्या बोलते हैं, थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। और उसके निधन पर बंदायूनी, कौन एक इतिहासकार था, बंदायूनी। अब देखिए, जब हम लोग बोलते हैं तागी जो सिंध चला गया, उसको समाप्त करने के लिए वो भी सिंध की ओर निकल गया था एमबीटी, लेकिन रास्ते में वो बीमार पड़ गया, वो फिर उसको मृत्यु हो जाता है उसका। उसके बाद जो है एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम है बंदायूनी बोलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से आखिरकार मुक्ति मिल ही गई, ऐसा बोलता है बंदायूनी। कौन बोलता है, बंदायूनी बोलता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 कि इतिहासकार बंदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था और ये आपका आईएएस प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो ये था नेक्स्ट राजा फिरोज शाह तुगलक। पहले हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखे, फिर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखे, उसके बाद अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो जो भी व्यक्ति बेरोजगार था उसको एम्प्लॉयमेंट दिया, उसको रोजगार दिलवाया, ठीक ना। इसके बारे में दिखाया जाता है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ पढ़िए कि फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के काम किए।
नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और उसकी योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी यानी कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। वो पार्टिकुलर मतलब या पर्सनली सभी लोगों से मिलता था और एक दफ्तर बनाया था, ऑफिस में मिलता था, एक तरह से इंटरव्यू होता था और उसका जांच पड़ताल होता था। वो जिस काम के लिए सूटेबल होता था उसको वो काम दिया जाता था। इस तरह से वो बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। कौन? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो वो आपका था फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग भी बनाया था जिसको बोलते हैं दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जो कि दान दक्षिणा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और बहुत ज़्यादा ध्यान देता भी था इसमें। इसके लिए एक विभाग ही बना दिया था दीवान ए खैरात। कौन बनाया था? तो था आपका फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम किया था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति जो है वो दान करता था। तो जो भी संत होता था, धार्मिक व्यक्ति होता था, उसको जागीर और संपत्ति दान करता था फिरोज शाह तुगलक। और उसने इसके लिए एक विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए वो व्यवस्था भी करता था। ये अधिक से अधिक जो है वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जा रहा है। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि वो क्या करता है, एक भैया आपका अलग से एक विभाग ही बना देता है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करवाता है। ये मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता करने के लिए एक विभाग बनाता है, ठीक है ना। ये भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे वो धार्मिक व्यक्तियों को, साधु संतों को वो दान दक्षिणा देता था और आपका जागीर भी देता था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपका फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान है, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम लोग रहा करते थे। तो फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। वो बहुत ज़्यादा शौकीन था दासों को रखने का। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 पहुँच गई थी। बाप रे बाप, 1,80,000 उसके दरबार में केवल दास रहते थे। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग बना दिया गया था, दीवान ए बंदगान, और इसका गठन किया गया था और उन दासों की शिक्षा का जो है वो पूर्ण ध्यान रखा जाता था। देखो, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो लगभग अपने दरबार में 1,80,000 दास रखता था। इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया था, दीवान ए बंदगान, और उसका वो वही देख रेख करता था, वही विभाग। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आगे देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये आईए से पूछा गया 2002 में। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट पढ़ते हैं। आइए। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा हमेशा कि बलबन जो है वो दीवान ए अर्ज बनाता है। फिर याद रख लीजिएगा कि बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर की आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा कौन शुरू करता है? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शुरू करता है। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक वो गद्दी पर बैठता है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए अलग विभाग बनाया था जिसको बोलते हैं दीवान ए बंदगान, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है वो दासों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। 1,80,000 से ज़्यादा उसके यहाँ पे दास हुआ करते थे, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? लोक निर्माण विभाग। तो लोक निर्माण विभाग एक तरह से आपका फिरोज शाह जो है तुगलक ने स्टार्ट किया था।
लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण यानी कि पब्लिक निर्माण यानी कि तरह देखिए ना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जैसे कि पीडब्ल्यूडी याद कर लीजिए, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी बनाया फिरोज शाह तुगलक और पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ऐसा पीछे था, एक बार कन्फ्यूजन हो रहा है, हम हल्का चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का एक नया नाम आज़ादपुर तथा पंडवा का एक नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए बिजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नहर वर तो बनवाता है कृषि काम के लिए, लेकिन सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाने का काम जो है वो फिरोज शाह तुगलक करता है। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने का फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। ये ना एक हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपने पैदावार का 1/10वां भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना होता था। तो वो नहर बना दिया, बोला कि आपको अगर खेती करना नहर से पानी लीजिए और खेती कीजिए और 1/10वां भाग जो है हमको दे दीजिएगा। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, और ये आपका 65वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो एक था सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक, वो ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया टैक्स लगा दिया। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है, क्या बताया गया वो देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल भी की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने भी ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया समय देने का निर्णय लिया था। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक जो है वो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास भी करता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार करने का भी उपाय किया था। ये आपका 44वां बीपीएससी 2000 में आया था, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो इसके बारे में बहुत लंबा कहानी है, वो थोड़ा सा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यानी कि यूनिकनेस यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनर्निर्मित कराने के ऊपर बहुत ध्यान दिया। तो
तो फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक अच्छा काम ये भी किया कि उनसे पहले जितने भी राजा थे या उनसे पहले जितने भी कुलीन पुरुष थे, उनके भवनों का वो मरम्मत करवाया, उसका रेनोवेशन करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, और उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। ठीक है ना। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभ, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो क्या करता है कि अशोक का 2 गो स्तंभ है, एक मेरठ का स्तंभ और एक टोपरा का स्तंभ, अब हरियाणा की यमुना नगर जिले में है। तो मेरठ का जो है स्तंभ लेख और टोपरा का जो है स्तंभ लेख, इन दोनों को दिल्ली लाता है। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया। तो टोपरा वाले जो स्तंभ है, स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद में पुनः स्थापित करवाया। और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले, कसके, शिकार या फिर आखेट स्थान पर जो है पुनः स्थापित करवाया। इतना डिटेल से नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, खाली इतना याद रखिएगा ना कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो अशोक का 2 ठो अभिलेख, मतलब सॉरी, अशोक का जो 2 ठो स्तंभ लेख, एक आपका टोपरा का स्तंभ लेख, एक आपका मेरठ का स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो? तो ऐसा काम फिरोज शाह तुगलक किया था। समझिए, फिरोज शाह तुगलक इतना अच्छा था कि उसके धर्म में हिंदू भी रहते थे, मतलब उसके साम्राज्य में हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग रहते थे। तो आपस में दोनों का विचार में समरूपता हो, इसके लिए वो एक अनुवाद विभाग बनाया था, ट्रांसलेट विभाग बनाया था, कि उसका बात उर्दू का बात इधर समझाया जाए, यहाँ का संस्कृत की बात उन लोगों का समझाया जाए, तो दोनों में समरूपता हो, इसके लिए एक अनुवाद विभाग का रचना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसको देख लीजिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो एक व्यक्ति था अजीजुद्दीन खान। तो अजीजुद्दीन खान के बारे में याद रख लीजिएगा, क्या याद रखना है वो देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान यानी कि इज्जुद्दीन खान ने किया था। यह अनुवाद कार्य दलायाल ई फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक का जो नागरकोट अभियान था, तो इस समय संग्रहित 300 संस्कृत जो पुस्तक है, इसका अनुवाद अजीजुद्दीन खान, जिसको इज्जुद्दीन खालिद भी कहते हैं, इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक था, कि राज्य का जो पैसा है वो आपका हज में खर्च होगा। ठीक है ना। और ये आपका IAS 1994 में और UPPCS प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया था। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की, उसमें कुशील हकीम रखे थे। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि हज की व्यवस्था किया था राज्य के खर्च पे, साथ ही साथ दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल बनाया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो एक आपका खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो निम्नलिखित में कौन था? तो आपका नसरुद्दीन महमूद शाह था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप ध्यान से।
यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था आपका नसरुद्दीन उद दीन महमूद शाह। ठीक है, इसके बारे में बताया गया यहाँ पे कि नसरुद्दीन उद दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो नसरुद्दीन उद दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है और इसी के शासनकाल में ही ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। और फिर देखिए और क्या है यहाँ पे, पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। सिंपल याद रख लीजिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन नासिर उद दीन महमूद शाह था। इसके बाद देख लीजिए, नसरुद्दीन महमूद शाह, इसी के शासनकाल में मंगोल सेनानायक तैमूर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो आपका नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिए। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से तैमूर ने समय स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन की प्राप्ति करना। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। अतः उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प ये हटाइए। क्वेश्चन नंबर, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। 1398 में। इसमें तुगलक वंश का शासन चल रहा था और अंतिम शासक कौन था। तो तो आपका नादिर उद दीन महमूद शाह शासक था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद, ये आपका 45वां बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। तैमूर का आक्रमण हुआ आपका जब ये तुगलक वंश चल रहा था। उसमें राजा था, अंतिम राजा तुगलक वंश का नासिर उद दीन महमूद शाह, ये अंतिम शासक था। जब फिर तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में, उसके बाद भारत में जो है तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और तुगलक वंश समाप्त हो जाने के बाद फिर आपका सैयद वंश जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है और उस समय दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही को ही वो नष्ट कर देता है। दिल्ली सल्तनत को हटा देता है, तुगलक वंश को रिप्लेस कर देता है और 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। उसके बाद 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार बना। और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली का अधिकार कर एक नए वंश का नींव पड़ा, जिसका बोलते हैं हम लोग सैयद वंश। और सैयद वंश जो है वो आपका 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1451 तक वो शासन करता है। और सैयद वंश का संस्थापक जो है वो खिज्र खां होता है, ये भी हम लोग को पता है। और खिज्र खां जो है वो तैमूरलंग का सेनापति होता है, ये भी हम लोग पता होना चाहिए। और याद रखिएगा कि भारत से लौटते समय तैमूरलंग जो है वो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर देता है। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो है वो कर यानी कि टैक्स भेजता रहता था। ये सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत खिज्र खां के बारे में याद रख लीजिएगा। उसके बाद ही याद रख लीजिए कि थोड़ा सा मुबारक शाह के बारे में याद रख लीजिएगा। फिर आपका सैयद वंश भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस सैयद वंश भी ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो
पहला है आपका रकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। तो रकनुद्दीन 1236 में था, ठीक है ना। मुबारक शाह 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, आलम शाह 1345 से 1351। ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया। अब देखिए, सैयद वंश आज ज़्यादा आपका कुछ नहीं था। सैयद वंश आपका 4-5 गो लाइन याद रख लीजिएगा कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां जो था वो सेनापति था तैमूर लंग का। सैयद वंश का अंतिम शासक था वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह, याद रख लीजिएगा। सैयद वंश का शासन ज़्यादा नहीं है, मात्र 37 साल तक चलता है। 1414 से लेकर 1451 तक चलता है, बस इतना याद रखिएगा। 4-5 लाइन ये इतना ही याद रख लीजिएगा बस। तो आज की क्लास में हम लोग तुगलक वंश पूरा पढ़े। आज की क्लास में हम लोग सैयद वंश पढ़ लिए। अब हम लोग कल की क्लास में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, और लोदी वंश जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख स्थापत्य कला पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आई होप ये आपको अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को यहीं तक रहने देते हैं। यहीं तक रहने क्या देते हैं, कंप्लीट हो गया है। तुगलक वंश और सैयद वंश आज हुआ है। इससे पहले खिलजी वंश हुआ था, उससे पहले गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश हुआ था। अब एक वंश और बचता है, लोदी वंश। लोदी वंश हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तुगलक वंश कंप्लीट।